हेलो दोस्तों, टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग होली। तो हैप्पी होली टू यू एंड योर फैमिली मेम्बर्स। तो आज का हमारा जो लेक्चर है, हमने जो है इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको जो है विद्युत आवेश के बारे में जो है आपको जानकारी दी थी और जो है उनके मात्रक के बारे में बताया था कि एक ऐसी राशि है, अदिश राशि है या सदिश राशि है। तो विद्युत आवेश हमारी एक प्रकार की अदिश राशि है, ठीक है। और इसको हम जो है इस मालिक्यों से प्रदर्शित करते हैं। और जो है हमने आपको आवेशों का क्वांटीकरण के लिए हमने आपको फार्मूला भी बताया था, क्यों इक्वल टू कितना होता है, एन ही होता है, जहाँ पर एन जो होता है वो आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ई जो होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ठीक है। और क्यों जो होता है वो हमारा विद्युत आवेश को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, ठीक है। और हमने उसके सीजीएस मात्रक पर भी उसकी क्या करी थी, हमने बातचीत करी थी, ठीक है। जो विद्युत आवेश होता है उसका जो सीजीएस मात्रक होता है वो हमारा जो है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इकाई या फिर स्टेट कूलाम, उसको हम क्या करते हैं बोलते हैं। और एक हमने जो है ई जो है एक कूलाम बराबर हमने आपको बताया था 3 × 10⁹ ESU होता है, ठीक है ना। और हमने आपको बताया था कि जो विद्युत आवेश का जो है विद्युत चुम्बकीय मात्रक होता है वो हमारा EMU कूलाम होता है। और एक EMU इक्वल होता है 3 × 10⁻10 ESU इक्वल 10 कूलाम होता है। इस चीज़ को भी हमने आपको बताया था, ठीक है। और हमने ये भी आपको बताया था कि विद्युत आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो हमारा फैराडे होता है। और एक फैराडे में 96,500 कूलाम होता है, ठीक है ना। और हमने कुछ छोटे छोटे उसके मात्रक भी बताए थे, जैसे हम बोल सकते हैं एक माइक्रो कूलाम होता है तो वो 10⁻⁻6 कूलाम होता है। एक नैनो कूलाम होता है वो 10⁻⁻9 कूलाम होता है, ठीक है ना। और हमने जो है विद्युत आवेश की बीमा भी आपको बताई थी, M0, L0 और TA। तो ये क्या थी, इसको हमने पिछले वीडियो में हमने क्या करा था, सीखा था, ठीक है ना। तो आज हमारा जो है चैप्टर 1 का अर्थात विद्युत आवेश कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र का हमारा सेकंड लेक्चर है। तो स्टार्ट करते हैं आज के हम लेक्चर को। तो आज हम क्या क्या चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो वहीं से हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने जो है रोका हुआ था। चलिए, तो हम जान रहे थे हमारी फर्स्ट यूनिट है जिसे हम जो है स्थिर वैद्युतिकी बोलते हैं। तो हम जान लेते हैं कि विद्युतिकी शब्द क्या होता है। तो नोट में करके आपको उसको जान लेना है, नोट में, कि विद्युतिकी का मतलब क्या होता है। विद्युतिकी से तात्पर्य क्या है। ये एक प्रकार की आपकी जो है भौतिक विज्ञान की शाखा है, ठीक है ना, जिसमें हम आवेशों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो विद्युतिकी से मतलब है भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आवेशों का अध्ययन करते हैं, विद्युतिकी कहलाता है। तो इस चीज़ को मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेशों का अध्ययन किया जाता है, विद्युतिकी कहलाता है। ठीक है। तो विद्युतिकी से तात्पर्य है भौतिक विज्ञान की एक प्रकार की शाखा है जिसमें हम आवेशों का अध्ययन करते हैं, वो हमारा विद्युतिकी होता है, ठीक है। अब हम इसके फर्स्ट में हम पहला क्या जानेंगे, हम इसकी जो हमारी पहली यूनिट है वो हमारी क्या है, स्थिर वैद्युतिकी। तो क्या है हमारा स्थिर विद्युतिकी। जैसा कि कल ही हमने आपको बताया था कि इसमें हम आवेश को क्या मान करके चलते हैं, स्थिर मान करके चलते हैं, ठीक है ना। यानी कि स्थिर वैद्युतिकी में स्थिर आवेशों को स्थिर अवस्था में रखकर उनके द्वारा उत्पन्न बलों, विभवों तथा क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। तो वो हमारा क्या होता है, स्थिर वैद्युतिकी होता है, ठीक है ना। तो इसको मैं देखो डिफाइन करता हूँ। उसको हमने इस तरीके से वहाँ पर डिफाइन करा था, इसको देखिए हम किस तरीके से यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो यानी कि स्थिर वैद्युतिकी, देखिए, तो ये एक प्रकार की क्या है, विद्युतिकी की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों तथा उनके मध्य होने वाली अन्योन्य
क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। ठीक है, तो विद्युतिकी की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों का तथा उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। ठीक है ना, तो ये हमारा फर्स्ट था। सेकंड हम जानेंगे कि गतिक वैद्युतिकी क्या होता है। ये तो हमारा स्थिर वैद्युतिकी हुआ, यानी कि आवेश को हम स्थिर मान करके चलेंगे। ठीक है ना, और हमने आपको कल ही बताया था कि यदि आवेश स्थिर होता है तो केवल उसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र ही पैदा होता है। ठीक है ना, लेकिन यदि आवेश गतिमान हो जाता है, गति अवस्था में आ जाता है, ठीक है ना, तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र के साथ साथ एक चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जाता है, बन जाता है। ठीक है ना, उसके चारों ओर। तो इसको आपको क्या रखना है, याद रखना है। चलिए, तो अब हम जानेंगे क्या है गतिक वैद्युतिकी क्या होता है। आखिरकार गतिक वैद्युतिकी, गतिक वैद्युतिकी, तो गतिक वैद्युतिकी से मतलब क्या है, जिसमें हम आवेशों की गति अवस्था का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है ना, तो विद्युतिकी की वह शाखा जिसमें आवेशों की गति अवस्था का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, विद्युतिकी की वह शाखा जिसमें आवेशों की गति अवस्था का अध्ययन किया जाता है, गतिक विद्युतिकी कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा था जो है विद्युत के बारे में। हमने विद्युत के बारे में जाना। विद्युत की जो है दो शाखाएं, एक हमारा है गतिक विद्युत की, एक हो रहा है हमारा जो है स्थिर विद्युत की। स्थिर विद्युत की में हम आवेश को स्थिर मान करके चलते हैं, गतिक नाम से ही पता चलता है। ठीक है ना, गति विद्युत की में आवेश क्या करेगा, गति करेगा। ठीक है ना, तो वहाँ पर हम इस चीज़ का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए अब एक दो क्वेश्चन है मैं जो है, अगर आपने जाना होगा कि विद्युत आवेश तक अभी तक आप कुछ ना कुछ जो है आपके दिमाग में जो है चल रहा होगा कि विद्युत आवेश एक्चुअल में क्या चीज़ है। ठीक है ना, अब आप थोड़ा थोड़ा आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, तो मैंने आपको कल ही बताया था कि ये जो आवेश है वो रगड़ने से पैदा होता है। ठीक है ना, किसके कारण पैदा होता है, रगड़ने से पैदा होता है। ठीक है ना, तो देखिए, तो पहला कुछ क्वेश्चन हम इसमें आपको लेते हैं कि दो से तीन क्वेश्चन हम यहाँ पर आप बात करते हैं। ठीक है ना, आपने देखा होगा कि जो ज्वलनशील पदार्थ ले जाने वाले जो वाहन होते हैं, ठीक है ना, उनको जिस धातु की रस्सी से उस यानी कि उसको क्या किया जाता है, बांधा जाता है। ठीक है ना, उस धातु की रस्सी जो होती है वो पृथ्वी से क्या स्पर्श किए रहती है। ठीक है ना, वो जो धातु की रस्सी होती है वो पृथ्वी से स्पर्श किए रहती है, क्यों? तो प्रश्न है हमारे पास क्या कि यानी कि ज्वलनशील पदार्थ ले जाने वाले वाहन, ठीक है, को जो जिस धातु की रस्सी के साथ उसको बांधा जाता है, वो धातु की जो रस्सी होती है वो पृथ्वी से स्पर्श किए रहती है, क्यों, क्या कारण है? ठीक है ना, तो अगर आपको पता हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हो, उसको टाइप कर सकते हो। ठीक है ना, चलिए, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ज्वलनशील पदार्थ ले जाने वाले जो वाहन होते हैं उनको और उसमें जो धातु की जो रस्सी उससे क्या की जाती है, उसको बांधी जाती है, और वो धातु की रस्सी पृथ्वी से स्पर्श रहती है, क्यों? उसका कारण ये है कि जब वाहन जो है सड़क पर क्या करती है, गति करती है, तो हवा के कारण जो है वो कुछ आवेशित हो जाती है। ठीक है ना, क्योंकि हवा के कारण वो थोड़ी थोड़ी जो वाहन होता है वो क्या होता रहता है, आवेशित होता रहता है। ठीक है ना, और साथ ही साथ जो वाहन के जो टायर होते हैं वो भी जो है घर्षण के कारण क्या होते रहते हैं, आवेशित होते रहते हैं। ठीक है ना, तो क्या होता है कि वो जो धातु यानी कि वो जो आवेश उत्पन्न जो आवेश होता है, ठीक है ना, उसको वो जो धातु की जो रस्सी होती है उसके सहारे वो जो आवेश होता है वो पृथ्वी
में क्या हो जाता है, विसर्जित हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि जो भी आवेश हुआ, जो टायर के द्वारा उत्पन्न आवेश हुआ और जो घर्षण के कारण जो वाहन पर जो आवेश आया, वो जो है उस धातु की रस्सी के सहारे जो है पृथ्वी पर क्या होता रहता है, विसर्जित होता रहता है, ठीक है ना। जिसके कारण जो है आग लगने की संभावना जो होती है वो मतलब नहीं रहती है, ठीक है ना। अन्यथा फिर जो है आग लगने की संभावना भी बन सकती है, ठीक है ना, क्योंकि ज्वलनशील पदार्थ ले जा रहा है, घर्षण होगा तो फिर वो जो है ज्वलनशील पदार्थ जलने की संभावना रहेगी, ठीक है ना। तो इसलिए जो है जो धातु की जो रस्सी होती है वो पृथ्वी से स्पर्श रहती है, क्योंकि जो भी आवेश उस पर उत्पन्न हुआ है वो आवेश जो है उस धातु की रस्सी के सहारे पृथ्वी में क्या हो जाता है, विसर्जित हो जाता है, ठीक है ना, जिसके कारण वो पृथ्वी से स्पर्श रहते हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जो है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो है कि जो कांच की जो छड़ होती है वो कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है ना। यानी कि कागज़ के टुकड़ों को, जो कांच की जो छड़ होती है वो कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है ना। इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब कांच की छड़ को किसी पदार्थ से रगड़ा जाता है, ठीक है ना, कांच की छड़ को जब हम किसी पदार्थ से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर क्या है, आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। और जब उस कांच की हम छड़ को कागज़ के यानी कि कागज़ के टुकड़े के पास हम क्या करते हैं, ले जाते हैं, तो जो कागज़ के परमाणु होते हैं वो ध्रुवित हो जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि जब हम रगड़ी हुई कांच की छड़ को कागज़ के टुकड़े के पास क्या करते हैं, हम लेके जाते हैं, तो जो कागज़ के जो परमाणु होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ध्रुवित हो जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि इनके परमाणु का जो ऋणावेश का जो केंद्र होता है वे यानी कि कांच के जो है निकट आ जाते हैं, ठीक है ना, यानी कि कांच के समीप आ जाते हैं, ठीक है ना, कांच के समीप आ जाते हैं, जिसके कारण आकर्षण बल का जो मान होता है वो प्रतिकर्षण बल की तुलना में बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। जिसके कारण जो है कागज़ के जो टुकड़े होते हैं वे कांच की छड़ की ओर क्या हो जाते हैं, उसकी ओर क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, उसकी ओर क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आवेशों के प्रकार पर, ठीक है ना, यानी कि टाइप्स ऑफ चार्ज। तो इसके बारे में अब हम क्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक है। तो आवेशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्जेस। चलिए तो देखिए, आवेश जो है सबसे पहले हम जानते हैं कि इस आवेश को सबसे पहले किसने बताया, ठीक है ना। तो जो है एक वैज्ञानिक थे जिन्हें हम विलियम गिलबर्ट बोलते हैं, ठीक है ना, विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट के अनुसार जो है वस्तुओं को रगड़ने से दो वस्तुओं को रगड़ने से जो है दो तरह के आवेश पैदा होते हैं, ठीक है ना। और इसका नामकरण इन्होंने नहीं दिया, ठीक है ना। इसका नामकरण इन्होंने केवल ये बताया कि जो है वस्तुओं को रगड़ने से दो प्रकार के जो है आवेश उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। और उसका जो नाम है, एक अमेरिकी वैज्ञानिक है जिन्हें हम बेंजामिन फ्रैंकलिन बोलते हैं, ठीक है ना। उन्होंने बताया कि वो जो दोनों आवेश हैं, एक आवेश को उन्होंने नाम धनात्मक आवेश दिया और एक आवेश को नाम उन्होंने ऋणात्मक आवेश दिया, ठीक है ना। तो विलियम गिलबर्ट के अनुसार वस्तुओं के रगड़ने से दो प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं। तो इन्होंने केवल इतना बताया कि वस्तुओं को रगड़ने से दो प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं, लेकिन इनका नामकरण नहीं दिया। नामकरण दिया इन्होंने बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया, ठीक है ना। जैसे अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन जिसे अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ऋणात्मक तथा धनात्मक आवेश नाम दिया। ऋणात्मक तथा धनात्मक आवेश
नाम दिया, ठीक है ना। तो अब हम एक एक करके जानते हैं कि धनात्मक आवेश क्या होता है और ऋणात्मक आवेश क्या होता है, ठीक है ना। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। चलिए, तो पहला है हमारा जो है धनात्मक आवेश। धनात्मक आवेश जिसे हम पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज। तो धनात्मक आवेश कैसे पैदा होता है, ठीक है ना। तो देखिए, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है, ठीक है ना। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम धनात्मक आवेश बोलते हैं, ठीक है ना। अभी देखेंगे हम किस तरीके से, ठीक है। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनात्मक आवेश कहते हैं। ठीक है, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनात्मक आवेश कहते हैं। उदाहरण हम ले सकते हैं, एग्जाम्पल ले, यदि किसी कांच के छड़ को जो है रेशम से क्या कहता है, रगड़ा जाता है। देखो हम उदाहरण लिखते हैं, यदि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है। यदि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो कांच की छड़ पर क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, ठीक है ना। जिसके कारण कांच की छड़ धन आवेशित हो जाती है। जिसके कारण कांच की छड़ ठीक है। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो कांच के छड़ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिसके कारण कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है, ठीक है ना। अब सीधे आपको ध्यान रखना है कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो ऐसा देखा गया, ठीक है ना, ऐसा देखा गया कि कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और जिसके कारण कांच की छड़ जो हो गई वो हमारी धन आवेशित हो गई, ठीक है ना। अभी हम इसको बारे में जानेंगे। तो ये केवल एक प्रकार की जो है परिकल्पना थी, ठीक है ना। हमने देखा कि ये ऐसा हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन एग्जैक्ट हम अभी जानेंगे, ठीक है ना। हम जानेंगे इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से जानेंगे, ठीक है ना। अगर आपने उसको अच्छे से समझ लिया तो आपको पता चल जाएगी कि कौन सी वस्तु धनावेशित होगी और कौन सी वस्तु क्या होगी, ऋणावेशित होगी, ठीक है ना। यहाँ पर क्या किया गया कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा गया तो बता दिएगा कि कांच की छड़ पर जो है धनावेश आ गया और जो है जो रेशम का कपड़ा था उस पर ऋणावेश चला जाता है, ठीक है ना। तो ये मान लिया गया, ठीक है। तो अगर हम जो है अभी हम बात करते हैं धनावेश हो गया, अब हमारा जो है ऋणावेश की बात करते हैं। ऋणावेश, ये जो है ऋणात्मक आवेश ऐसा बोल सकते हैं। ऋणात्मक आवेश जिसे हम नेगेटिव चार्ज। तो अभी हमने आपको बताया कि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को हम धनावेश बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम बोलेंगे किसी
पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को हम ऋणात्मक आवेश कहते हैं, ठीक है ना। तो देखो किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न इसको ऋणात्मक आवेश कहते हैं, ऋणात्मक ठीक ना। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को हम क्या बोलते हैं, जो है ऋणात्मक आवेश कहते हैं, ठीक है ना। अभी आपको हम थ्योरी लिख रहे हैं, अभी हम आपको समझाएंगे एग्जाम्पल से, तो आपको तुरंत समझ में आने वाला है, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, तो इसका यदि हम एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल पे अगर हम बात करें तो यदि एबोनाइट की छड़ को एबोनाइट की छड़ को फर FUR है ना, फर या फिर बिल्ली की खाल, ठीक है ना, फर से रगड़ा जाता है तो एबोनाइट की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता एबोनाइट की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, ठीक है ना, जिसके कारण जो है एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है, जिसके कारण जो है एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है, ठीक है। तो जब एबोनाइट की छड़ को जो है फर या बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो एबोनाइट की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण जो एबोनाइट की छड़ होती है वो ऋणावेशित हो जाती है, ठीक है ना। अब मैं आपको जो है समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है ना। देखो, तो आपको ध्यान रखना है कि जब कांच को रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच पर धनावेश आ जाता है और रेशम पर ऋणावेश चला जाता है, और जब एबोनाइट की छड़ को फर से या बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो एबोनाइट की छड़ पर ऋणावेश आ जाता है, और जो आपकी जो है बिल्ली की खाल या फिर जो फर होता है उस पर धनावेश आ जाता है, ठीक है ना। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ इसको। और अभी हमने आपको ये भी बताया कि जिस पर जो है इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वो वस्तु जो हो जाती है वो हमारी ऋणावेशित हो जाती है, और जिस पर जो है इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है वो हमारा धनात्मक आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम ऋणात्मक आवेश बोलते हैं, ठीक है ना। आप पकड़ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण जो आवेश उत्पन्न हुआ वो हमारा ऋणात्मक जो है यानी कि ऋणात्मक आवेश होगा, ठीक है ना। और जो हमारा जो है इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है वो हमारा जो है धनात्मक आवेश होता है, ठीक है ना। जैसे हमने लिया, हमारे पास कोई वस्तु है, दो वस्तु हमारे पास है, ये हमारे पास एक वस्तु A है और एक वस्तु हमारे पास क्या है, B है, ठीक है ना। और इसके पास हम बोलते हैं जो है 10 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 10 क्या है, प्रोटॉन है, ठीक है ना। उसी तरीके से इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 10 क्या है, प्रोटॉन है, ठीक है ना। यानी कि इस पर प्लस चार्ज होता है, इस पर हम प्लस दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो एक वस्तु हमारे पास A है, एक वस्तु हमारे पास क्या है, B है। इस पर जो है 10 इलेक्ट्रॉन है और इसमें क्या है, 10 प्रोटॉन है, ठीक है ना। इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी क्या है, 10 प्रोटॉन है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको हम रगड़ते हैं, इसको हम क्या करते हैं,
रगड़ते हैं। और इसको हम जब आपस में क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तो हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास वस्तु ए है, फिर से हम लिख देते हैं ये वस्तु हमारे पास क्या है, बी है। ये हमने इसको क्या किया, रगड़ा। मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो हमने इसको क्या करा, रगड़ा। तो आपने देखा कि हम कहते हैं कि इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल करके इस पर चला गया। हमने क्या कहा, जब हमने रगड़ा तो एक इलेक्ट्रॉन निकल करके इससे इस पर क्या हो गया, चला गया, ठीक है ना। तो इसके अंदर यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जो है, ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन जो है निकल करके इसमें आकर के ऐसे चला आया, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या हो गया, निकल गया, ठीक है। तब आप यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बचेगी इसमें, एक निकल गया इलेक्ट्रॉन तो कितना बचा, 9 इलेक्ट्रॉन बचा। कितना बचा, 9 इलेक्ट्रॉन बचा। और प्रोटॉन हमारे पास क्या है, 10 है, हमने लिख दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें चलाया तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई, तो 11 हो गई। और इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 10 है, तो हमने 10 लिख दिया, 10 प्रोटॉन है, ठीक है ना। अब आपको क्या पता चल रहा है, यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, यहां पर आपने देखा इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, ठीक है ना। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, वो वस्तु जो है तुरंत हमारी धनावेशित हो जाती है, क्योंकि वहां पर जो है प्रोटॉन की अधिकता हो जाती है। क्योंकि और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो हमारा ऋणात्मक होता है, और जो प्रोटॉन पर चार्ज होता है वो हमारा धनात्मक होता है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और प्रोटॉन की क्या, मतलब इलेक्ट्रॉन की जैसे ही कमी होगी प्रोटॉन की स्वाभाविक ही अधिकता हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो इनके बीच में कितना है, यानी कि एक प्रोटॉन क्या है, ज्यादा है। तो प्रोटॉन की जब अधिकता हो गई, या फिर यूं बोले अगर प्रोटॉन की अधिकता हो गई तो वो वस्तु हमारी धनावेशित हो जाएगी। और यानी कि अगर प्रोटॉन की कमी हो गई, अगर प्रोटॉन की कमी हुई तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, अधिक। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखिए आप क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन जो हो गया वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया। और यानी कि प्रोटॉन क्या हो गया, कम है। प्रोटॉन जो है एक क्या है, यहाँ पर कम है। तो यहाँ पर जो यानी कि जो ज्यादा होगा, जिसमें जो क्या है ज्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब क्या हो जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, तो वस्तु स्वाभाविक है क्या होगी, हमारी ऋणावेशित होगी। और यहाँ पर देखिए प्रोटॉन की यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा है तो स्वाभाविक है क्या है, ये वस्तु हमारी क्या होगी, धनावेशित होगी, धनावेशित होगी, क्योंकि प्रोटॉन पर चार्ज जो होता है वो हमारा क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो सीधे आपको ध्यान रखना है कि जहां पर इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, कमी हुई, और जब इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो वहां पर प्रोटॉन की अधिकता हो गई, तो वो वस्तु हमारी क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। और जहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, और जहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई तो प्रोटॉन की स्वाभाविक क्या होगी, कमी हो जाएगी, तो वो वस्तु हमारी क्या हो जाएगी, ऋण आवेशित हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये था हमारा सिंपल सा, हमने आपको समझाने का प्रयास करा। अब अभी तक तो हम यहाँ पर ये केवल परिकल्पना थी हमारी, ठीक है ना, कि कांच को जब रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच पर जो है धनावेश आ जाता है, रेशम पर ऋणावेश आ जाता है। और जब हम एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से या फर से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ पर ऋणावेश आ जाता है, और जो है बिल्ली की खाल या फर पर जो है धनावेश चला जाता है, ठीक है ना। तो ये तो हम जो हमारी क्या थी, ये परिकल्पना होती थी। लेकिन अब जो है एक सिद्धांत आया है जिसे हम विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत बोलते हैं। इससे आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस वस्तु पर धनावेश होगा और किस वस्तु पर ऋणावेश होगा, ठीक है ना। तो मैं आपको फिर से रिवाइज कर देता हूं। आज हमने क्या क्या जाना, हमने विद्युत के बारे में जाना, विद्युत की में हमने जो है स्थिर विद्युत की जाना, हमने गतिक विद्युत की जाना, हमने 2 प्रश्नों पर भी बात करी। हमने आपको 2 प्रश्नों पर बात करी कि जो ज्वलनशील पदार्थ ले जाने वाले जो वाहन होते हैं उनसे यानी कि धातु की रस्सी जो बंधी होती है वो पृथ्वी से क्या है, स्पर्श की रहती है। क्यों क्या रहती है, क्योंकि हमने आपको वहां पर बताया कि वायु के घर्षण के कारण जो है वो जो है यानी कि जो वाहन होता है वो आवेशित हो जाता है। साथ ही साथ जो टायर होते हैं उनमें भी क्या होता है, घर्षण होता है, जिसके कारण वो भी क्या हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। तो यानी कि जो उत्पन्न आवेश होता है उसको पृथ्वी में विसर्जित करने के लिए यानी कि अगर विद्युत आवेश का जो प्रवाह होता है वो किसमें होता है, चालकों में होता है। तो यहाँ पर जो क्योंकि धातु से उसको क्या किया जाता है, बांधा जाता है, ताकि यानी कि जो आवेश उत्पन्न हो वो धातु के सारे पृथ्वी में क्या हो जाए, विसर्जित हो जाए, ठीक है ना। क्यों हो जाए, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर नहीं होगा तो आग लगने की संभावना बनी रहती है, ठीक है ना। यानी कि उसमें आग लग सकती है, ठीक है ना। लेकिन जब जो भी आवेश उत्पन्न होगा पृथ्वी में चला जाएगा आसानी से, तो फिर क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो आग लगने की कोई संभावना नहीं रहती है, ठीक है ना। और हमने सेकंड क्वेश्चन आपको बताया कि
जो कांच की जो छड़ होती है वो कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है, ठीक ना। कि हमने आपको बताया, क्यों बताया, हमने आपको बताया कि जब कांच की छड़ को जो है किसी वस्तु से रगड़ा जाता है तो कांच जो है कांच की छड़ जो होती है वो हमारी क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है, ठीक है ना। और जब उस कांच की छड़ को जब हम कागज़ के टुकड़ों के पास क्या करते हैं, ले जाते हैं, तो जो कागज़ के जो परमाणु होते हैं वो क्या कागज़ के परमाणु जो है वो ध्रुवित हो जाते हैं, ठीक है ना। और जो है उनके यानी कि इनके परमाणु के ऋणावेश के जो केंद्र होते हैं वो कांच की छड़ की तरफ के पास क्या है आ जाते हैं, कांच की छड़ के पास क्या है आ जाते हैं, जिसके कारण जो है आकर्षण बल का मान प्रतिकर्षण बल से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, जिसके कारण जो है वे कांच की जो छड़ होती है वो जो है कागज के टुकड़ों को क्या करती है, आकर्षित करने लगती है, ठीक है ना। तो ये था हमारा जो है अभी तक हमने आवेश के बारे में जाना और हमने आवेश के बारे में बताया, यानी कि आवेश टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो चार्ज जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा जो है धनात्मक आवेश होता है और एक हमारा क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। और हमने आपको बताया धनात्मक जो आवेश होता है वहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी होती है, प्रोटॉन की अधिकता होती है। और जो है हमारा जो ऋणात्मक आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश में जो है इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है और प्रोटॉन की क्या होती है, कमी होती है, ठीक है ना। ये चीज़ हमने जाना। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। और